नमस्ते दोस्तों, मैं अर्जुन बनारस से। आज हम समझेंगे पंचायती राज। पंचायती राज वास्तव में है क्या, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी संरचना होती कैसी है और इसकी संरचनाएं होती कैसी है और इससे शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ। तो पंचायती राज के संबंध में हम जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ये है क्या और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक मान्यता को देखेंगे कि पंचायती राज को संविधान के आधार पर कैसी मान्यता है। वास्तव में दोस्तों, पंचायत जो है यह संवैधानिक संस्था है, एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसके अनुच्छेद 40 और 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों की रचना एवं पंचायतों को संचालित करना, ये सारी चीज़ 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 40 के में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में यह निर्देशित किया गया है कि भारत की सभी राज्यों में पंचायती राज को शुरू किया जाए या लागू किया जाए। तो उसी अनुच्छेद 40 के आधार पर 1957 में एक गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति, और जिसके आधार पर इसको आगे लागू किया गया। तो हम पंचायत की पूरी इतिहास को ना जानते हुए हम इसे शॉर्टकट में समझेंगे। हम शुरू करेंगे 1992 के 73वां 73 संविधान संशोधन अधिनियम से शुरू करेंगे। यहाँ से हमारे देश में जो वास्तविक पंचायत है इसकी शुरुआत होती है। अभी जो वर्तमान में हमारी पंचायत चल रही है, पंचायत व्यवस्था, तो पंचायत व्यवस्था जो है ना, वो एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है और अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 न तक पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना को देखते हैं। तो पंचायत जो है ये एक त्रिस्तरीय संस्था है। सबसे निचला जो स्तर है इसमें ग्राम पंचायत होती है और उसके ऊपर पंचायत समिति होती है, जिसे हम जनपद कहते हैं ये मध्य प्रदेश में, और उससे होती है जिला पंचायत। तो ये तीनों जो पंचायत के जो स्तर हैं इसको व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है। वास्तव में ये एक ही है दोस्तों। पंचायत का मतलब ये नहीं है कि केवल ग्राम पंचायत स्तर पे ही पंचायत है, नहीं। पंचायत जो है ना, ये जनपद पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों एक ही है दरअसल। और इसको काम करने के लिए 29 विषय दिया गया है। संविधान में 29 विषय बताया गया है और उन 29 विषयों के ऊपर पंचायत को काम करना पड़ता है। वास्तव में लोग क्या करते हैं दोस्तों, पंचायत को एक बहुत ही छोटी संस्था समझ लेते हैं, उसे ग्राम स्तर की संस्था समझ लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। पंचायत जो है ये ग्राम स्तर की संस्था नहीं है। पंचायत जो है ये इसका 3 स्तर है। सबसे निचले स्तर है ग्राम पंचायत और उससे ऊपर जो इसका स्तर है ये है पंचायत समिति अर्थात जनपद पंचायत, और सबसे जो ऊपर की इसकी स्तर है ये है जिला पंचायत, जिसे हम जिला पंचायत कहते हैं। पंचायत मीन्स पंचायत, मतलब तीनों पंचायत मिलाकर एक ही पंचायत होता है। और जो सबसे ये होती है पंचायत की संरचना। अब इसमें जो पद होती है, सबसे ग्राम स्तर पे जो पद है ये सरपंच, इसका जो मुखिया होता है सरपंच होता है। और
गांव में जितने वार्ड होते हैं, हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है और इन पंचों के माध्यम से उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। और ऊपर की अगर हम स्तर की बात किया जाए तो जनपद मतलब पंचायत समिति होती है, जनपद पंचायत बोलते हैं उसको एमपी में। तो वहाँ पे क्या होता है, सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जनपद सदस्यों का, और उन्हीं सदस्यों में से एक को चुन लिया जाता है और उसे जनपद अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके पश्चात होता है जिला। तो जिला सदस्यों का भी चुनाव होता है और जिला सदस्यों का चुनाव होने के बाद उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसके सदस्य दोस्तों सोचने वाली बात है, इसके सदस्य जो है ना विधायक भी होता है। जैसा कि जनपद पंचायत का जो सदस्य है, जैसा जिन सदस्यों को हम चुनते हैं वैसे ही एक सदस्य विधायक भी होता है। और जिला स्तर पे जिला सदस्य जो होता है ना, जिला सदस्यों के साथ में हम जो सांसद चुनते हैं अलग से सांसद के लिए, संसद सदस्य के लिए, वो सांसद जो है ना वो भी जिला सदस्य के रूप में वहाँ का भाग होता है। और जो जिला अधिकारी होता है, जिला अधिकारी दोस्तों इस पंचायत का एक अध्यक्ष की भांति काम करता है। तो ऐसे मिलाकर पंचायत संस्था बनती है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो पंचायत एक छोटी संस्था नहीं है दोस्तों। पंचायत तो आपका पूरा विकास कर सकता है। अगर हम उस 29 विषयों को ध्यान में रखते हुए कोई भी पंचायत काम करे तो पंचायत में रहने वाले हर व्यक्ति का वो विकास कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो या कैसा भी हो। मतलब पंचायत सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास और स्वास्थ्य, नैतिक विकास आदि प्रकार से, सभी प्रकार से पंचायत अपनी पंचायत मतलब अपने गांव में कार्य कर सकता है और गांव का विकास कर सकता है। ये हुए पदों के बारे में। तो आपने समझा कि सरपंच मतलब जो है ये एक छोटा नहीं होता दोस्तों। सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। आपने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में सुना होगा दोस्तों। केंद्रीकरण का मतलब होता है जो ऊपर की जो सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकारें होती हैं। तो हमने देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा है। एक भाग होती है केंद्र सरकार और दूसरी भाग होती है राज्य सरकार। और इसी को हम केंद्रीकरण बोलते हैं। मतलब जब शक्ति और अधिकार ऊपर की ओर जाता है, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में जाता है, राष्ट्रपति राज्यपालों में, तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं दोस्तों। मतलब शीर्ष स्तर से, मतलब जो संसद में हमारे कानून बनते हैं या विधानसभा में जो कानून बनते हैं, फिर उनका संचालन करते हैं, वहाँ से योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर हमारी गाँव तक आती हैं। ये होती है केंद्रीकरण, मतलब ऊपर कोई भी कानून या कोई भी योजनाओं को बनाना। इसी प्रकार इसी शक्तियों को अगर ट्रांसलेट किया जाए, इसी शक्तियों को ग्राम के स्तर पे लाया जाए, मतलब इसी शक्तियों को पंचायतों को दिया जाए, चाहे स्थानीय स्वशासन को दिया जाए। इसमें आता है दोस्तों, जैसे कि देखो दो प्रकार की स्थानीय स्वशासन होती है। एक नगरीय स्थानीय स्वशासन जिसमें नगर पंचायत होता है, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह आता है। और दूसरी जो होती है इसमें होती है दोस्तों पंचायत। पंचायत ये एक स्थानीय स्वशासन है। इसमें क्या होता है, पंचायतों में स्थानीय जो स्वशासन है, तो जो सरकार की जो शक्तियां हैं, कर आरोपित करने का, नियम बनाने का, कोई भी योजनाएं लागू करने का या योजनाएं बनाने का और गांव के विकास के लिए कार्य करने का, जितने भी मतलब सरकार की जो कार्य होती हैं और जो नियम कानून होते हैं, वो सीधे इनको ट्रांसफ़र किया जाता है पंचायतों को। तो फिर पंचायत अपने स्तर पे स्वतंत्र पूर्वक सरकार के भांति काम कर सकता है। तो इसी प्रकार जो ऊपर काम कर रहा था उच्च स्तर पे, मतलब केंद्र स्तर पे जो काम कर रहा था, उसी को अगर वैसी शक्ति को गांव के स्तर पे लाया जाए तो उसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं दोस्तों, विकेंद्रीकरण। और इसी विकेंद्रीकरण के कारण
संविधानिक जो शक्तियाँ पंचायतों को दिया गया है वो स्थानीय स्तर पर लागू हो सकता है, जिससे हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। मतलब लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हम इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो लोकतंत्र को सफल कैसे बनाया जाए। देखो पंचायतों की कुछ लाभ भी है और कुछ हानियाँ भी हैं। अब आते हैं हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर, क्योंकि पंचायत पे जो राज करने वाले जो लोग हैं या पंचायत को संभालने वाले संचालित करने वाले जो लोग हैं उनका चुनाव होता है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था एक होता है सरपंच, दूसरा होता है जनपद सदस्य और तीसरा होता है जिला सदस्य। इन तीनों का चुनाव एक ही समय में किया जाता है। और इसमें क्या है, ग्राम की जो चुनाव व्यवस्था है इसको अलग रखा गया है। इसको दलगत राजनीति से दूर रखा गया है। मतलब दल को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा संवैधानिक कानूनी नियम बनाया गया है ताकि पंचायत दूषित ना हो दलगत राजनीतियों से। और पंचायत का जो लक्ष्य है, पंचायत उस लक्ष्य को प्राप्त करे। अब पंचायत का लक्ष्य क्या है? पंचायत का लक्ष्य है ये दोस्तों गांव का विकास करना। और गांव का विकास मतलब आर्थिक विकास और स्वास्थ्य की दृष्टि से विकास, संरचनात्मक दृष्टि से विकास, राजनीतिक दृष्टि से विकास, सामाजिक दृष्टि से विकास। इस प्रकार के जितने भी प्रकार के विकास हैं वो सभी प्रकार के विकास पंचायत कर सकता है दोस्तों। जो 29 विषय हैं मैं उसको आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि 29 विषयों के आधार पर कैसे बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, गांव में संरचनात्मक विकास कर सकता है। संरचनात्मक विकास मतलब दोस्तों जैसा रोड बनाना, पुलिया बनाना, स्ट्रक्चर मतलब कोई भी बिल्डिंग, सार्वजनिक भवन बनाना, टंकी बनाना, नल बनाना, नल कनेक्शन, पानी की व्यवस्था करना, तालाब बनाना और गाँव में खेतों में कूप वगैरह लगाना। इस प्रकार के जो विकास होती है उसे संरचनात्मक विकास के अंतर्गत रखेंगे। और आर्थिक विकास के अंदर जैसा कि लोगों को राशन वगैरह मिलना, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, लोगों को प्रशिक्षण दिलवाना। और फिर शैक्षणिक विकास भी आ जाता है इसी से मिलता जुलता। शैक्षणिक विकास मतलब जो गांव में स्कूल वगैरह बनाना, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, इस टाइप की जो स्कूल की व्यवस्था करना, ये भी एक पंचायत की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। जिसमें स्कूल में बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना और नवीन तकनीकों का उसमें सुधार करना। और स्कूल में जैसे कोई कमी हो गई, कुछ ये हो गया तो उसका व्यवस्था करना, ये सारी जिम्मेदारी पंचायतों की होती है दोस्तों। और अगर इन सभी चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो पंचायत बर्बाद भी हो सकता है। अब देखो चुनाव के समय में होता क्या है दोस्तों। चुनाव के समय में जैसा कि देखिए तो आप इसमें धन बली, बाहुबली और राजनीतिक दलों का बोलबाला होती है। जो बहुत साल से पहले से ही शासन कर रहा है दोस्तों, वही लोग अभी तक शासन कर रहा है। अब मान के चलो 20-25 वर्ष पहले जो लोग शासन कर रहे थे पंचायतों में, वही लोग अभी भी शासन कर रहा है। कैसे? आप सोचेंगे यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है दोस्तों। देखो क्या होता है, चेहरा बदलता है। मतलब अब आरक्षण के कारण अलग अलग लोगों को सीटें मिलती हैं, तो उसमें क्या होता है, जिसको मतलब कुछ भी मालूम नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता, समझ नहीं रहता, ऐसे लोगों को ये राजनीतिक दल है खड़े कर देते हैं और उनको कुछ उनके दबाव और उनके नियंत्रण में चले इस टाइप के लोगों को वो खड़े कर देते हैं। और फिर वो क्या होता है, चुनाव जीत जाता है। हमें दिखता है कि यार यही आदमी सरपंच है, यही आदमी जनपद सदस्य है और यही व्यक्ति जिला सदस्य है। हमें दिखता है चेहरा, लेकिन उसके जो पीछे काम करने वाले रहते हैं, उसके ऊपर जिसका नियंत्रण होता है और पूरे पंचायत का जो कार्यभार संभालता है, वास्तव में वो राजनीतिक दल ही होते हैं दोस्तों, जिसे हम समझ नहीं पाते। क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के आधार पे ही वोट करते हैं और पारिवारिक आधार पे, पारिवारिक रिलेशन को देख के, पंथ के आधार पे और जाति के आधार पे और
इस टाइप से लोग दबाव में आके वोट करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमेशा निरक्षर लोगों को चुन लिया जाता है, अयोग्य लोगों को चुन लिया जाता है, और जिस कारण वो क्या है अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, और हमेशा जो अधिकार और शक्ति उसे दिया जाता है गांव के विकास के लिए, उसका वो सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता दोस्तों, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता यार इस शक्ति का उपयोग कैसा किया जाए, गांव का विकास कैसे किया जाए, ये उसे इस संबंध में कुछ जानकारी ही नहीं रहती। और इसका फ़ायदा वह उसे जो राजनीतिक दल सपोर्ट करते हैं या जो पहले से राज करते आ रहा है पंचायतों में, वही लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ऊपर से जो व्यक्ति को वो खड़े करते हैं और उस व्यक्ति को जितवाते हैं, उसको क्या है नॉलेज नहीं रहते। किस बात की नॉलेज नहीं रहते हैं कि यार शासन को कैसे चलाना है, गांव का विकास कैसे करना है, जो पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सहायता राशि आता है, या जो गांव का जो सार्वजनिक संपदा है, उन सब का इस्तेमाल कैसे करना है विकास के लिए, गांव के बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, गांव के युवाओं को कैसे रोजगार दिलवाना है, इन सारी बातों की उसको कुछ भी समझ नहीं रहता दोस्तों। और वो एक कठपुतली की भांति, राजनीतिक जो पार्टी है उनके कठपुतली की भांति वो कार्य करता रहता है, जिसके कारण क्या है गांव के विकास नहीं होता और लोगों की ऐसे ही 5 साल बर्बाद होते रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, चुनाव के टाइम में लोगों को पैसा बांट देते हैं और नशीले पदार्थ बांट देते हैं, कपड़े बांट देते हैं, जिसमें लोगों को ये लोग गुमराह करके उनसे वोट ले लेते हैं, जिसके कारण इनके कैंडिडेट को ये जितवा लेते हैं। अब इनके पास पैसे की पावर होता है, धन की बल होता है। अब को जो आदमी नहीं सुनता है इनका, उनको ये अपने पावर से धमका देते हैं, ताकत दिखाते हैं, अपने नियंत्रण में लाते हैं। ऐसे ही धमका के ये लोग वोट ले लेते हैं और इस प्रकार से गलत व्यक्ति को ये लोग चुन लेते हैं दोस्तों, गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं। और ऊपर से निरक्षर व्यक्तियों को ये लोग खड़े करते हैं, मतलब जिसको कुछ भी आता पता नहीं है कानून व्यवस्थाओं के बारे में, ऐसे आदमी को वो पकड़कर अपना प्रतिनिधि बना लेते हैं और जितवा लेते हैं और उनके नियंत्रण में चलाते हैं। और जो व्यक्ति को ये सब जानकारी रहते हैं, वैसे व्यक्ति को ये लोग चुनने नहीं देते, वैसे व्यक्ति को आगे नहीं आने देते, जिस कारण क्या होता है पंचायतों का विकास नहीं हो पाता दोस्तों। और अब जो व्यक्ति ईमानदार रहता है, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ रहता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है, उसके पास दोस्तों ये धन बल और बाहुबल इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती, और इनके पास होता है ज्ञान बल, मतलब बुद्धि का बल होता है, जिसके आधार पर ये लोगों का विकास भी कर सकता है। बट लोग हमेशा पैसों की ओर बढ़ जाता है और ऐसे लोगों का चुनाव नहीं कर पाते जो वास्तव में आपका विकास कर सकता है, जो वास्तव में कानून का सही उपयोग करके, नीतियों योजनाओं का सही उपयोग करके आप तक पहुंचाए, आपको सरकार तक जोड़ सकता है। ऐसे लोगों का चुनाव, ऐसे लोग चुनाव में नहीं जीत पाते। कारण क्या है, लोग इनके ओर आकर्षित हो जाते हैं, धन बल और बाहुबलियों की ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित नहीं भी होता है तो दबाव दे के इनसे वोट ले लिया जाता है और गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाता है, जिस कारण क्या है दोस्तों पंचायत का विकास नहीं हो पाता। अगर आपको पंचायत का विकास करना है दोस्तों तो सही भी लोगों को चुनाव कीजिए, क्योंकि पंचायत का जो चुनाव है ये दलगत राजनीति के आधार पर नहीं होती, ये पार्टियों के आधार पर नहीं होती, ये व्यक्तिगत आधार पर होती है। गवर्नमेंट ने इसको इसीलिए बाहर रखा है, पार्टियों के राजनीतिक दलों से बाहर इसलिए रखा है ताकि आप स्वतंत्र पूर्वक निर्णय लेके सही व्यक्ति का चुनाव कर पाएँ, जो गांव का विकास कर सकते, जो गांव का नेतृत्व कर सके, जो गांव के लोगों को रोजगार दिलवा सके, गांव का संरचनात्मक रूप से विकास कर सके, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, हर प्रकार से विकास करने की क्षमता रखता हूँ। क्योंकि पंचायत एक छोटी संस्था नहीं है दोस्तों, आपको देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये सरकार का एक अंग की भांति है। जो पंचायत में होती है वो संसद पे असर पड़ता है दोस्तों, इसका विधानसभा में असर पड़ता है, और जो विधानसभा में होता है, सांसदों में होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में होता है, वही चीज़ सेम पंचायत में भी होता है, और पंचायत पे इसका असर भी पड़ता है। और पंचायत में जो चीज़ें होती है इसका असर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे पड़ता है। तो आपका गाँव अगर विकास, आपके गाँव की विकास करना है
या गांव को आगे बढ़ाना है संरचनात्मक रूप से, तो सही लोगों का चुनाव कीजिए, योग्य लोगों का चुनाव कीजिए, गलत लोगों का चुनाव मत कीजिए। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। आज के लिए इतना ही। फिर अगले पेज पे, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी रोचक बातें पंचायत के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।